गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो केस बेंगलोर ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया। केस का नाम है जनोध्या ट्रस्ट वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। केस डिसाइड हुआ 16 फरवरी 2021 को और मैटर रिपोर्ट किया गया 86 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पे। फ्रेंड्स, हमारे देश में जितनी भी रेवेन्यूज अथॉरिटीज़ हैं उनकी ये मानसिकता है कि जब कभी भी जहाँ पे एसएससी को कोई एग्जम्पशन मिलनी है या कोई टैक्स का बेनिफिट मिलना है किसी जेन्युइन कॉज के लिए, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट की जो सोच है वो इस तरीके की है कि वो एसएससी को एक बहुत नेगेटिव एंगल से देखते हैं। खाली कुछ प्लेयर्स की वजह से, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उस लाइन में, क्योंकि वो कुछ गलत काम करते हैं तो सारे के सारे प्रावधान इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो जितने भी डाउन द लाइन भी यदि हम काम करने वाले हैं तो उनको उन प्रोविजंस की मार झेलनी पड़ती है। और एग्जम्पशंस को लेने की जो लाइन है वो इतनी पतली करते जा रहे हैं, ट्रैक इतना पतला करते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एसएससी जो है वो उसमें से फॉल करेगा ही करेगा। और फिर एसएससी को अपनी लड़ाई इतने लंबे समय तक लड़नी पड़ती है जो जस्टिस के लिए, चाहे वो CIT अपील है या ITAT है या कोर्ट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम इस तरीके का है कि इतनी लिटिगेशन है और इतनी मैन पावर नहीं है जुडिशरी के पास जो कि एसएससीज को सर्व कर पा रही है। इस बैकग्राउंड के साथ इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि एसएससी जो है वो सेक्शन 11 में अपनी एग्जम्पशन क्लेम कर रहा था, 12A में उसने रजिस्ट्रेशन लिया था और सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के अंदर ये मैटर चल रहा था। एसएससी को रजिस्ट्रेशन दी गई। रजिस्ट्रेशन देने के बाद असेसिंग ऑफिसर साहब ने पाया कि जो एसएससी है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो पैसा उधार दे रहा था। साथ में उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट्स को अमेंड किया उसी साल और उन्होंने एक गर्ल्स हॉस्टल जो है उसमें चलाया। डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर ने एक रिपोर्ट बनाई कि जो गर्ल्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा किराया लिया जा रहा है और उस रिपोर्ट को असेसिंग ऑफिसर के पास सबमिट किया। असेसिंग ऑफिसर ने उस रिपोर्ट के बेसिस पर एसएससी का रजिस्ट्रेशन जिस साल में उसको दिया था उसी साल में कैंसिल कर दिया, सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को नहीं दिया और एसएससी का जो है उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बना दी। CIT अपील के पास गया। CIT अपील एज यूजुअल, मैं हर अपने वीडियो में ये बोलता हूँ कि इन मैक्सिमम नंबर ऑफ द केसेस CIT अपील्स आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन एट ऑल। दे हैव बीन डायरेक्टेड बाय द हायर अथॉरिटीज, I think by CBDT or by any other force, I do not know, but they are just making the replica of the assessment order passed by the assessing officers because they do not want to give the relief to the assessee. सेम इस तरीके से CIT अपील ने एसएससी की कोई बात नहीं सुनी और मैटर जो है वो ITAT के पास गया। ITAT ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया। सबसे पहले ITAT ने ये कहा कि जो एलिगेशन एसएससी के ऊपर असेसिंग ऑफिसर साहब ने लगाया कि एसएससी जो है वो 14% रेट पर पैसा उधार दे रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। एसएससी को ये पैसा उधार जो मिल रहा था वो 10-11% पे मिल रहा था और EO ने ये कहा था कि जो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है वो करीबन 16-17 इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ट्रस्ट कमा रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो सबसे पहले तो ITAT ने ये कहा कि यदि EO ने ऐसा एलिगेशन लगाया है तो EO ने कहीं पे भी अपनी कैलकुलेशन का आधार नहीं दिया जहाँ पे वो ये बता पाया हो कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16-17% आ रहा है। दूसरी बात जो ITAT ने कही वो ये कही कि जो इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी उस रिपोर्ट की कॉपी एसएससी को अवेलेबल नहीं कराई गई और उसको काउंटर नहीं कराया गया क्योंकि इंस्पेक्टर ने कोई भी कंपेरेबल यूज़ नहीं किया था। उसने खाली ये कहा कि ये जो ट्रस्ट है ये ज़्यादा रेंट जो है वो चार्ज कर रही है गर्ल्स से, लेकिन उसने बाकी सारे फैक्टर्स को नज़रअंदाज किया। उदाहरण के तौर पर गर्ल्स को तीनों टाइम का मील्स दिया जा रहा था, उसमें बिजली का
इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी इंक्लूड थे, पानी के भी इंक्लूड थे, मेंटेनेंस भी इंक्लूड थी। तो ITAT ने ये कहा कि क्योंकि इंस्पेक्टर ने और असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी कंपेरेबल यूज़ नहीं किया है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा चार्ज कर रही है। तीसरा, ITAT ने, जो कि पहले भी रूल लेट डाउन है, कि खाली इस वजह से कि ट्रस्ट को सरप्लस हो रहा है, इस वजह से आप उसके एग्जम्पशन को विड्रॉ नहीं कर सकते जहाँ तक वो ट्रस्ट जो है वो अपने उस सरप्लस को दोबारा जो है वो क्लॉबैक अपने पर्पसेस के लिए कर रही हो। क्योंकि ये वेल लेड डाउन लॉ है कि यदि सरप्लस को क्लॉबैक कर दिया जाता है तो वो भी चैरिटेबल ही माना जाता है। यदि किसी को अपनी एक्टिविटीज़ के दौरान कोई मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। एक और बात ITAT ने इसमें कही कि ड्यूरिंग द ईयर असेसी को 12A की एग्जम्पशन मिला था, तो उसी साल जो है उसकी एग्जम्पशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता। यदि उनको एग्जम्पशन कैंसिल करनी है तो अगले सालों में यदि सारे के सारे प्रोविजंस को देखते हुए, असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हुए, तभी डिपार्टमेंट जो है वो उस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। पहले साल, जिस साल उसको एग्जम्पशन दी गई है, सेम ईयर में उसकी एग्जम्पशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता। इस तरीके से ITAT ने SSC के फेवर में डिसीजन दिया। जो लॉ लेट डाउन हुआ वो बहुत अच्छा लॉ लेट डाउन हुआ कि जब कभी भी डिपार्टमेंट किसी रिपोर्ट को, अपने ही रिपोर्ट को आधार लेता है, तो SSC को वो रिपोर्ट अवेलेबल कराई जानी चाहिए और SSC के व्यूज़ उस पर लिए जाने चाहिए कि SSC उसको कैसे काउंटर करता है। और आप कोई भी एलिगेशन SSC पर नहीं लगाएंगे। उदाहरण के तौर पे इसमें ये कहा कि आपका इफेक्टिव रेट 16-17% आ रहा है, तो कैसे 16-17% आ रहा है जब वो 14% पे उसका वो चार्ज कर रहा है। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस. The name of the case is Janodhya Trust versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been decided by the B bench of Bangalore. Friends, I hope that you people like my deliberation of the various cases. I do not make the videos on the topics like date extension or something like that, or the very general topic. I try to cover only the legal point of the cases for your brief reference, and I appeal to you, if you like my channel, like my videos, then you can please subscribe my channel so that I will be motivated to deliver more videos on this channel. Thank you friends. Thank you.